हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम जो साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये प्रोग्राम खास तौर पर एक हफ्ते में एक बार है फ्राइडे को, और इसमें भारत के पड़ोसी मुल्कों के बारे में बात होती है, खास तौर पर भारत के एंगल से, और ये समझने की कोशिश की जाती है कि पड़ोसी मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड दुनिया भर की खबरें आपको पूरे हफ्ते देता है, लेकिन ये एक खास प्रोग्राम है जो साउथ एशिया के मुल्कों के, यानी हमारे पड़ोसी मुल्कों के बारे में होता है। अब से पहले कई आप ये एपिसोड्स देख चुके हैं सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ। मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कई किताबें आपने लिखी हैं, देश विदेश के कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया है। साउथ एशिया पर खास नजर है। आपने जेएनयू से तालीम हासिल की है और एक लंबे अरसे से इस पूरे इलाके पर नजर है। तमाम पड़ोसी मुल्कों के कुछ जर्नलिस्ट से आपका बराह रास्त ताल्लुक रहता है, इसलिए कुछ बहुत ही इंसाइट इस प्रोग्राम में मिल जाती हैं इन मुल्कों के बारे में। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल भारत के दौरे पर हैं, और ये दौरा काफी अहम इसलिए है कि वो सरकार बनाने के बाद में पहले विदेश दौरे पर भारत आए हैं, और क्या क्या इसमें बातें हुई हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी खबर एक बांग्लादेश से है कि जो रोहिंग्या शरणार्थी रेफ्यूजीज वहां पर हैं, उनके वापस म्यांमार ले जाने की तैयारी है। रखीन जो वहां का सूबा है जहां से उन लोगों को निकाला गया था, वो छोड़ करके आए थे, उनको वापस वहां बसाने की कोशिशें शुरू हुई हैं। उसमें क्या कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान में इमरान खान का जो हंगामा शुरू हुआ था वो आखिर क्यों नहीं रुक रहा, उसका क्या नतीजा होगा, उस पर भी बात करेंगे। जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पिछले कई महीने से ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी आने वाले हैं, लेकिन काफी देर हुई, और अब ये विजिट कितनी अहम है भारत के लिए, नेपाल कितना अहम है, और मीटिंग्स में क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या हुआ है? जी शुक्रिया काज़मी साहब, आपका हमें मतलब इस प्रोग्राम में मदु करने का, दावत देने का। और सबसे पहले मैं अपने सामाईन को आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम अर्ज करता हूं। और मैं आपसे चेन्नई से मुखातिब हूं। और ये परशानंद साहब जो हैं वो अब आ चुके हैं दिल्ली में, और इनका दौरा जो है वो 31 तारीख से लेकर के 3 जून तक जो है वो ये इनका दौरा है, 4 दिन का। अब ये तो इनका जो है ये 25 दिसंबर को ही ये प्रधानमंत्री बन गए थे। उसके बाद फिर उनका जो है मतलब वो उन्होंने पलटा खाया और फिर दूसरा पाला बदला और ये सब चला। तो ये 5 महीने से अभी तक जो है ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख रहे थे। इन्होंने 8 बार जो है कैबिनेट रिशफल किया है, और हर कैबिनेट से पहले वो जो है दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ हो जाता था और फिर उन्हें कैबिनेट संभालना पड़ता था। तो इनकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो बरकरार है, लेकिन अभी उन्हें ये लगा कि वो हिंदुस्तान का दौरा करके वो वापस आ सकते हैं बिना किसी मतलब उनको उनके अपने स्टेबिलिटी को ये किए हुए। अब आ जाइए, ये क्या करेंगे यहाँ पर आने के बाद दिल्ली में, इनका क्या मंशा है? क्योंकि प्रचंड जो है वो तो मॉइस्ट है, वो तो मतलब हार्डकोर जो है, आप आज के भाषा में टेररिस्ट हैं। उस टाइम जो है वो मतलब मिलिटेंट थे, या जो भी कुछ उनको आप जिस भी नाम से दे दीजिए। अब वो सफेद पोश हो गए हैं, प्रधानमंत्री हो गए हैं। मतलब एक तरफ तो उनकी छवि थी कि वो खून खराबा करते थे 10 साल तक, अब वो सफेद पोश हो गए। तो अब यहाँ पे जो बात करनी है मुझे इनकी, कि वो उन्होंने चाइना, वो अपने आप को, लोग उनको समझते हैं कि वो चाइना के समर्थक हैं और वो तो चाइना के ही पट्टू हैं, तो वो इंडिया क्यों आए? तो अब देखिए बात यहाँ पर आती है डिप्लोमेसी की, और वो होता है कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट। तो नेपाल का अभी जो सिचुएशन है कि नेपाल का इंटरेस्ट जो है वो चाइना से भी सर्व हो रहा है, इंडिया से भी सर्व हो रहा है। और इंडिया ने जो अभी वहां पे, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया ने किया, लेकिन अभी जब वो मतलब नेपाली कांग्रेस के साथ हैं वो, तो अब वो एक तरह से समझ लीजिए कि प्रो इंडिया उनकी छवि हो गई है।
क्योंकि पहले केपी शर्मा ओली के साथ थे तब उनकी छवि प्रो चाइना की थी। अभी वो जो है वो इंडिया के मतलब प्रो हैं, और कितना प्रो हैं ये तो वही जानते होंगे और कोई जानता नहीं होगा। लेकिन अभी जो आए हैं तो इसको मैं दो तरह से देख रहा हूँ। एक तो जो पॉजिटिव सकारात्मक जो उनके ये है, उन्होंने ये भी कहा था कि डिले हमारा इसलिए हो रहा है कि हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। उनके डिले को जो है उन्होंने कहा कि हम होमवर्क कर रहे हैं इंडिया से के जाने के पहले, ताकि वो होमवर्क मेरा कंप्लीट हो जाए तभी हम इंडिया जाएंगे, नहीं तो ऐसे जाने का मेरा क्या फायदा है। तो वो होमवर्क के बाद जो है दो चार चीजें जो समझ में आ रही हैं हमें, वो एक तो ये है कि वो एनर्जी सेल करना चाह रहे हैं। अभी जो है वो बिजली जो है वो 450 मेगावाट, तो वो जो है वो मतलब ये है कि उसको और बढ़ोतरी चाह रहे हैं ताकि और पैसे इंडिया से मतलब आए, मतलब नेपाल में। दूसरी बात है कि इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं नेपाल में। एक जो इंडिया उनका जो है काठमांडू से लेकर रक्सौल तक रेलवे लाइन बिछा रही है, तो वो बहुत बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। दूसरा जो है वो सिलीगुड़ी से जो है वो एक डीजल का जो है पाइपलाइन जाएगा नेपाल के अंदर, जिसका बहुत लंबा चौड़ा मतलब ये है कि वहां तक वो डीजल जाएगा। उसके बाद जो है और भी बहुत सारे इस तरह के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया के नेपाल के साथ पहले से चल रहे हैं, उसके रिव्यू होगा। और कुछ एग्रीकल्चर के लिए वो व्हीट लेने के लिए आए हैं इंडिया से, क्योंकि उन्हें खाने के लिए सारी चीजें तो इंडिया ही भेजती है। तो उन सब चीजों पे, एग्रीकल्चर पे और तरह तरह की, ये तो अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा इनका तो एक पूरा की क्या क्या किस किस चीजों पे संधि हुई है वो सामने आ जाएगी कि नेपाल और इंडिया ने मतलब किस किस चीजों पर संधि की है। तो अभी तो आज जो है वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, शाम में वो जो है प्रेसिडेंट से मिलेंगे। इस तरह के उनके पूरी जो है 3-4 दिन की जो है बुकिंग है। और वो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद वो इंदौर और उज्जैन भी जाएंगे और बंबई भी जाएंगे। तो अभी ये बिल्कुल मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन अभी वो दिल्ली में है। और दिल्ली में जो है जो यहाँ के कल वो डोभाल साहब से मिल चुके हैं, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से भी मिल चुके हैं, फिर उनका जो है जयशंकर साहब से जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उनसे भी मीटिंग ड्यू है। तो काफी उनका हेक्टिक शेड्यूल है। अब इतना मैं जब कह लेता हूं तो अब ये बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि क्या कंटेंचुअस इशू है नेपाल और इंडिया के बीच में, जिसको एक नेपाली सिटीजन चाहता है कि इसको हमारे जो प्रधानमंत्री हैं परचानंद, वो यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट को और यहाँ के जो सरबराह हैं, जो प्रधानमंत्री उनके सामने रखे। तो अभी जो लेटेस्ट खबर ये है कि जो हमारा पार्लियामेंट जो बना है उसके अंदर एक ड्राइंग और या म्यूरल जिसको कहते हैं वो लगा हुआ है, जिसमें नेपाल के बहुत सारे हिस्से हैं जो कि इंडिया के हिस्से दिखाए जा रहे हैं, जिसमें वहां मतलब नेपाल में बहुत ही मतलब खलबली मच गई है। जिसमें लुम्बिनी एक जगह है जहां महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, कपिल वस्तु एक जगह है जहां के वो राजा के बेटा थे, वो सब जो है वो इंडिया के मैप में दिखाया जा रहा है। और वहां जो है मतलब नेपाल के अंदर इस पे ऑब्जेक्शन हुआ है और ये चाहते हैं कि परचानंद जो है उनको कहें इंडिया को कि इसको आप हटाइए और दूसरे मुल्क की आप जमीन जो है या जगह कैसे दिखा रहे हैं। और ये जो पार्लियामेंट में जो जगह है जो बनाया है फोटो और ये वो, इसमें अफगानिस्तान की भी कुछ जगह है, पाकिस्तान की भी कुछ जगह है जो दिखाया गया है। तो ये तो है, ये इनका कहना है कि अखंड भारत का मैप है, जब अखंड भारत बनेगा तो उसमें ये सारी चीजें इंडिया की हो जाएंगी। तो एक जो बहुत कंटेंचुअस इशू है वो ये है। दूसरा कंटेंचुअस इशू ये है कि 1950 की जो इंडिया नेपाल ट्रीटी है उसकी बहुत जमाने से रिव्यू की बात आ रही है। नेपाली कहते हैं कि ये एक तरफा ट्रीटी था जो हमारे राजा के साथ इंडिया ने जो है साइन कर लिया था। इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आज के नेपाल को सूट नहीं करती हैं और वो इंडिया के हक में है और वो नेपाल के हक में नहीं है। और अब इंडिया चाहती है, नेपाल चाहती है, जिसमें इंडिया ने कहा था कि अच्छा ठीक है हम इसको जो है रिव्यू करेंगे, बैठेंगे, देखेंगे। तो इसमें भी बात होने की बात नेपाली चाहते हैं कि यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट से करें। तीसरी बात जो है, नेपाली फौज की जो नियुक्ति होती है इंडिया के आर्म फोर्सेस में, ये बहुत पुराना अरेंजमेंट है 1948, 47, 48 का। उससे पहले ब्रिटिश इंडिया के टाइम में भी था कि जो नेपाली सिटीजन है वो इंडिया में फौज में भर्ती ले सकते हैं, वो पूरा करो। लेकिन अब ये जो अग्निवीर आ गया है 4 साल का फौजी रिक्रूटमेंट, इसमें नेपाली का क्या पोजीशन है? जो अभी समझ में आ रहा है वो ये कि नेपालियों का कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा।
नेपालियों को कोई रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी में नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस पे भी बात होगी कि क्लैरिटी होगी कि अग्नि शामिल होंगे। इसके बाद जो और बात जो है वो नेपाल के अंदर हो रही है कि हमें बॉर्डर फेंसिंग चाहिए। जो हमारा बॉर्डर है वो सारे मेरे ख्याल में 18,500 समथिंग जो है किलोमीटर है। तो उसको वो ये चाहते हैं कि उसको वो फेंस करें। उनका ये कहना है कि स्मगलिंग धड़ल्ले से चल रही है, क्रिमिनल जो इंडिया में क्राइम करते हैं वो नेपाल में आ जाते हैं, यहाँ आराम से रहते हैं, फिर मामला खत्म हो जाता है तो फिर चले जाते हैं वो इंडिया में। तो उनके लिए जो है वो ये जो ओपन बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, वो उनको सूट नहीं करता है और वो ये चाहते हैं कि फिर से सर्वे ऑफ इंडिया जो है और उनकी तरफ से सर्वे ऑफ नेपाल जो है आकर के वहां पे पोस्ट लगाए, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ जो है फेंसिंग है उसी तरह की फेंसिंग वहां पर करे और जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको फिर से मतलब उसको रिजॉल्व करे, जिसमें लीपू लेक और काला पानी और ये सब चीजें जो हैं वो इसी के हवाले से वो ये कह रहे हैं। तो बहरहाल अभी तो यही समझ में आ रहा है कि नेपाल जो है वो इंडिया को प्रायोरिटी दे रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और मैं जोड़ देता हूं कि इसी के बाद जो है, इसी विजिट के बाद 3 तारीख के बाद प्रचंड जो है वो जा रहे हैं चाइना इमीडिएटली, क्योंकि वो भी उनका लाइन अप है। और इस बार पिछली बार जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पहले चाइना गए थे और उसके बाद तब वो इंडिया आए थे। इस बार वो इंडिया आ रहे हैं और चाइना गए हैं, तो इस पर इंडिया जो है वो अब किसी तरह से खुश भी है कि उन्होंने जो है इंडिया को मतलब चाइना से ऊपर समझा और अब चाइना जो है बाद में जा रहे हैं। लेकिन चाइना के अंदर जाने का जो उनका मौकिफ है, जैसे वो होमवर्क इंडिया के लिए आने के लिए कर रहे थे वैसे वो होमवर्क चाइना के लिए भी कर रहे हैं अभी। और एक मेजर डिफेंस डील जो है वो चाइना और नेपाल के साथ होने वाला है। अब उसको इंडिया किस तरह से देखती है ये आगे वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि उनके होमवर्क में वो कुछ असला, कुछ हथियार वो चाइना से ले रहे हैं। तो मिला के जुला करके यही मैं कह सकता हूं आपसे कि ये बहुत अच्छा विजिट है इंडिया का। नेपाल ने जो है, और प्रचंड तो इंडिया में थे ही थे, मतलब वो तो इंडिया के ही आदमी है। मतलब मैं 10 साल जो इंसर्जेंसी हुई है तो लोग समझते थे उनके फोटोग्राफ नहीं थे। 10 साल जो है वो मीडिया उनको सिर्फ प्रचंड कहती थी और पुष्प कुमार कमल दल कहती थी, लेकिन उनका कोई फोटो नहीं था। कोई जब वो प्रधानमंत्री बने जी जी वो अंडरग्राउंड थे, वो अंडरग्राउंड थे और लोग ये समझते थे कि वो जंगलों में जो है नेपाल के छुपे हुए हैं और किसी जंगल में वो अपना झोपड़ी बना के रह रहे। जैसे श्रीलंका के प्रभाकरण थे ऐसे ये भी थे, ये तकरीबन ऐसे थे। बिल्कुल। लेकिन प्रभाकरण में और इनमें फर्क ये है कि ये तो इंडिया में रह रहे थे। जी 10 साल की इंसर्जेंसी जो उन्होंने चलाई है वो तो इंडिया में रह के चलाई है। अब तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि वो किसी जंगल के में किसी झोपड़ी बना करके वहां नहीं रह रहे थे। वो यहीं से इंसर्जेंसी चला रहे थे। तो वो तो अगर इंडिया आ रहे हैं तो अपने ही लोगों के साथ आ रहे हैं। अजीत डोभाल के साथ वो मिल चुके हैं, अजीत डोभाल से उनकी पुरानी जान पहचान है। जितने भी इंडियन 1 to 1 है वो सब उनके बहुत पुराने करीबी जानने वाले लोग हैं। तो अब तो वो क्योंकि सत्ता में आ गए हैं तो अब जब आ रहे हैं तो और भी बात मतलब अच्छी है। तो ये इंडिया श्रीलंका का मामला। अच्छा ये मैं अब उस पर जाना चाहता हूँ, रोहिंग्या वाला मामला क्या है? क्योंकि एक बड़ी तादाद, लाखों की तादाद वहां पर बांग्लादेश में है और वहां से अक्सर खबरें आती हैं कि वहां के अब जो लोकल लोग हैं अब वो गर्मजोशी खत्म हो गई और अब वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से ये लोग चले जाएं। क्योंकि मेरी कई बार बात हुई है, कॉक्स बाजार में बात हुई है, चिटगांव में बात हुई है, ढाका में, वो ये कहते हैं कि इनमें क्राइम्स बहुत बढ़ गया है, ड्रग्स तस्करी बहुत है और एक मुसीबत बन गए। क्योंकि छोटे एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, बांग्लादेश का एक ये बहुत बड़ा इशू है, उसमें इतनी बड़ी तादाद रोहिंग्या की वहां है। अब वो वापसी का सिलसिला कैसे चल रहा है? क्या रोहिंग्या की आर्मी वाली जो हुकूमत है वो इन्हें कबूल करने के लिए तैयार है? क्या उनको उसी तरह से रेस्पेक्टफुल रखने के लिए तैयार है? उनके जो स्टेटलेस वाला मामला था वो क्या है, उस पर बताइए कि क्या कुछ हो रहा है, रिपेट्रिएशन वाला मामला। अभी जो पहले तो खबर की तरफ चलते हैं। खबर ये है कि म्यांमार जो है वो राजी हो गया है चीन के प्रेशर पे, चाइना के प्रेशर पे कि वो रोहिंग्यास को फिर से रिपेट्रिएट करे अपने उसी जगह पर, रेकिन स्टेट में जहां वो पहले रह रहे थे।
और इसलिए चीन उनके ऊपर प्रेशर का ये है कि चीन बहुत हद तक म्यांमार को कंट्रोल करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब एक तरह समझ लीजिए कि म्यांमार जो है वो चीन के पॉकेट में है, या उनका जो है वो सैटेलाइट स्टेट है। तो अगर चाइना कोई इनिशिएटिव लेता है तो म्यांमार उसको बहुत ही सीरियसली कंसीडर कर सकता है, उसको रिबफ नहीं कर सकता है। इस हवाले से जो है वो म्यांमार की जो मिलिट्री सरकार है वो तैयार हो गई है कि हम रोहिंग्यास को अपने यहाँ रिपैट्रिएट करेंगे, और वहां उसने उनके लिए शेल्टर भी बना दिए हैं। और पहला जो दस्ता है उनका 6,500 लोगों का, उसको वो एक ट्रायल के बेसिस पर और मॉडल के बेसिस पर वो करना चाहते हैं, ताकि मतलब ये लोग आए, 6,000 लोग जो है आए और यहाँ रहें। और उसके लिए उन्होंने एक डेलीगेशन जो है वो रोहिंग्यास की बुलाई थी म्यांमार में। उस डेलीगेशन में जो है चाइना के, बांग्लादेश के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जो बांग्लादेश गवर्नमेंट के थे, सेक्रेटरी लेवल के लोग थे, और जो UNCHR है उनके भी रिप्रेजेंटेटिव थे, और म्यांमार के लोग थे, चाइनीज, हाँ इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, और जापान के भी रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इतने लोग जो थे वो वहां पे इस डेलीगेशन को, जो म्यांमार से गया था, बहुत छोटा डेलीगेशन गया था ये रोहिंग्यास का, वो देखने के लिए ले जा रहे थे कि ये फैसिलिटीज आपको हम देंगे, आप क्या इस पे तैयार हैं, और अगर तैयार है तो आप टाइम बताइए कब हम आप आएंगे यहाँ पे। तो ये लोग जो है वो जा करके देख करके ये लोग आ गए वापस कॉक्स बाजार में, जहाँ पे ये रोहिंग्या रहते हैं। इनकी तरफ से जो है 4 या 5 डिमांड उसके बाद आया। जो सबसे पहला डिमांड था जो रोहिंग्यास का, कि हमें सिटीजनशिप चाहिए, लेस देन सिटीजनशिप जो है हम नहीं जाएंगे वहां। जिसके लिए उन्होंने कहा था कि हम आपको नेशनल वेरिफिकेशन कार्ड देने के लिए तैयार हैं। म्यांमार जो जनता है, जिसका मतलब ये है कि वो सिटीजन नहीं है लेकिन एक पार्ट टाइम सिटीजन है, कुछ इस तरह की चीज है जो कि वो रोहिंग्यास को पसंद नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमें राइट टू लाइवलीहुड चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए, और इसी तरह के 5 इश्यूज जो हैं उन्होंने रखे हैं उनके सामने, और उन्होंने कहा कि अगर ये मिल जाएगा हमें तो हमें जाने में कोई इनकार नहीं है। और ये जो म्यांमार गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि विद इन दिस ईयर इनका पहला जो मॉडल, मतलब ये कहते हैं कि रिफ्यूजियों को वापसी का सिलसिला जो है वो इस साल जो है एटलीस्ट एक बैच जो है वो आ जाए। लेकिन अब ये रोड ब्लॉक में आ गया है। अब इसमें फिर से नेगोशिएशन होगा कि कहां तक म्यांमार जो है इसमें और झुकेगी और कितना और कंसेशन देगी। अच्छा, इसमें एक चीज और है। ये ऐसी रिपोर्टें आई थी शुरू में कि जो ये रखीन स्टेट है वहां पर गैस रिजर्व्स मिले हैं, जिसको चीन एक्सप्लोर करना चाहता है, एक्सप्लॉइट करना चाहता है, जिसकी वजह से इनको वहां से निकाला गया है। अब आप बता रहे हैं कि उनके लिए शेल्टर बनाए जा रहे हैं। उनके तो अपने घर थे वहां पर, उनको अपने घर ले जाने की बात नहीं हो रही, शेल्टर अलग से कहीं बस्ती बसा करके वहां रखेंगे, क्या है? यानी चीन ने अपना काम कर लिया और अब उनको एक किनारे कहीं शेल्टर्स में रख दिया जाएगा, ऐसा कुछ है? थोड़ा सा कुछ और अगर बता सकें तो। जो गैस का मामला है वो तो बिल्कुल सही है। हकीकत है कि वो पूरा जो रखीन का स्टेट है, अरकान जिसको कहते हैं, वो जो जगह है वो उसमें तो मतलब ये कि गैस का जखीरा है। और इंडिया के जो ONGC का जो विदेश है, इंडिया का जो ओवरसीज मतलब ONGC का जो है उसको ONGC विदेश कहते हैं, उनका 2 वेल वहां लगा हुआ है उसी जगह पे, मतलब अरकान में ही, जो कि इंडिया ने खरीदा हुआ है और उस पर अपनी जो है एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। लेकिन वो गैस जो है वो इंडिया वहां से ले नहीं सका, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सका, उसकी बहुत लंबी कहानी है। और उसने जो है इंडिया को साइडलाइन करके सारा गैस चाइना को भेज दिया। अब डायरेक्ट पाइपलाइन जो है वो बिछा हुआ है अरकान में और चाइना से, जो कि यहाँ से गैस निकालता है और चाइना को भेज देता है।
तो ये तो बात हकीकत है। अब जो रिपैट्रिएशन का मामला है, तो रिपैट्रिएशन में हुआ क्या है कि 2017 में आपको मालूम होगा कि बहुत ज्यादा जो है वहां पे मतलब रिप्रेशन हुआ इनका रोहिंग्यास का, और वो कोई 6 लाख या 8 लाख लोग जो है वो भागे वहां पे, 1 लाख लोग जो है वो मर गए इसी इसमें, और वो अपने घर बार सब कुछ को छोड़ कर करके, और उसको बाकायदा टैंक से जो है उन्होंने और बुलडोजर से और जेसीबी से सब मिसमार कर दिया, जमीन दोज कर दिया। तो अब जो है वो ये है कि अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये कि म्यांमार उनको मतलब रिपेट्रिएट करने की हामी तो भर दिया उसने, और उसको जैसे वो रिपैट्रिएट करेगा वैसे ही वो रिपैट्रिएट होंगे, ना कि जो पहले की बस्तियां थी और गांव थे जिसमें वो रोहिंग्या रह रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे यहाँ श्रीलंका में जो है वो भी, यहाँ मैं क्योंकि तमिलनाडु में है तो मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जो श्रीलंका के रिफ्यूजी यहाँ आते थे और आ रहे हैं या आ चुके हैं, इनके लिए शेल्टर बना हुआ है जो कि परमानेंट शेल्टर हो गया एक तरह से, जो कि मतलब श्रीलंका के लोग आकर के वहीं रहते हैं और सारी चीजें वो रिफ्यूजी का एक मामला होता है कि वो कैसे रहेंगे। तो इसमें जो मेन जो चीज है जो हमें समझ में आती है, जो यहाँ से मैं जोड़ करके वहां जोड़ता हूँ कि श्रीलंका रिफ्यूजी जो है वो श्रीलंका नहीं रिफ्यूजी है, वो इंडियन नेशनल नहीं है। तो ये जो जाएंगे तो इनको कार्ड वगैरह मिल जाएगा, इनको नागरिकता जो है वो उसकी नहीं मिलेगी, मतलब म्यांमार की नहीं मिलेगी। तो यही झगड़ा वो तो बहुत लंबे अरसे से मतलब अभी इसमें और नहीं, वो इशू स्टेट वाला जो है, जो सिटीजनशिप वाला, वो बहुत दिन से उनके साथ पेंडिंग है और वो डिमांड भी बहुत लंबे अरसे से है। और म्यांमार का शायद ये परसेप्शन है कि ये लोग तो भारत से आए थे और इनको हम नेशनल नहीं मानते। बहरहाल, अब पाकिस्तान के बारे में बताइए, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है? खबरें ये आ रही हैं कि अब इमरान खान को अलग करके माइनस इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने की कुछ तैयारी हो रही है। क्या ये मुमकिन है? चूंकि मैं डॉन अखबार देख रहा था जिसमें बताया गया कि शाह महमूद कुरैशी से जाकर के फवाद चौधरी मिले हैं, कुछ और भी मिले हैं। क्या लगता है कि ये डाई डाउन होगा किसी तरह से? क्या इमरान खान को वाकई लोग भूल जाएंगे अपने लीडर के तौर पर, जिनके साथ वो इतने जुड़े हुए हैं इतने लंबे अरसे से? जी, इसमें ये सब चीजें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन क्योंकि ये देखिए साउथ एशिया में जो है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो पर्सनालिटी सेंट्रिक है। वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है कि मतलब आप इनको बदल दें, उसको बदल दें, नेता बदल दें, वो सब पर्सनालिटी पर है। किसी भी पार्टी को आप ले लीजिए, मतलब राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस और राहुल गांधी को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ममता बनर्जी को आप तृणमूल से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बात आपने कही कि पीटीआई या तहरीक इंसाफ पार्टी को जो है वो मतलब इमरान खान से सेपरेट कर दिया जाएगा, तो फिर तो पार्टी नहीं रहेगी। जब इमरान खान नहीं पीटीआई में है तो फिर वो पार्टी किस बात की है? और फिर कौन मान लेगा किसी भी जो लीडर उनके जो अभी सामने आ रहे हैं उनकी क्या स्टैंडिंग है? उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं। अब इस हवाले से जब आपने ये चर्चा शुरू कर दिया तो 3-4 चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से मैं बता दूं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो पीडीएम सरकार है उसने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, जो 8 तारीख को या 6 तारीख को शायद, जो इमरान खान कोर्ट में अरेस्ट हुए थे और 3-4 दिन जो है वो रहे थे, तो वहां उनकी खून की जांच की गई थी और उनका जो है चेकअप किया गया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो है कोकेन के जरासीम मौजूद है, और ये बात जो है ये मेडिकल डॉक्टर ने कहा है। अब इसको कितने पाकिस्तानी इसको सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते हैं, या ये भी एक इमरान खान के एंटी है, ये तो मतलब समझने वाली बात है। क्योंकि वो इमरान खान तक यहां तक वो जा रहे हैं कि वो इमरान खान को नशेबाज बता रहे हैं। ये आदमी नशा करता है, इसलिए वो सरबराह नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान को लीड नहीं कर सकता। तो ये खबर है। दूसरी जो खबर है वो ये कि पाकिस्तान में इमरान खान ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ से बात करना चाहता हूं और जो भी मसले हैं उसको हम और वो मिलकर करके मैं इसको रिजोल्व कर सकता हूं। शहबाज शरीफ ने रिफ्यूज कर दिया इमरान खान के पहल को कि मैं नहीं बात करूंगा आपसे। उसके बाद जो है वो
आसिम मुनीर का जो मैटर है, तो वो अपनी जगह अलग है, इमरान खान और आसिम मुनीर का जो पहल है। और इसी कड़ी में ये है कि पहले ये जब IMF के लोन की बात चल रही थी और इकोनॉमिक उसकी चल रही थी, तो आसिम मुनीर जो है वो मिडिल मैन बने थे कि इमरान खान और शहबाज शरीफ में मुलाकात करवा दें और उनसे बातचीत करवा दें, जिसको इमरान खान ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा शहबाज शरीफ कौन है। तो इस तरह की जो चीजें अभी पाकिस्तान में चल रही हैं, हालात जो है उसी तरह से हुए हैं, वो संभल नहीं रहे हैं। और आगे जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही मतलब एक तरह से, अब इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि उनका जो वो है शेख रशीद, जो उनके मिनिस्टर हुआ करते हैं, वो 16 गवर्नमेंट में जो है मिनिस्टर थे वो, अब वो पाकिस्तान के साथ भी वो PTI के पीछे खड़े हुए हैं। तो उनका एक वीडियो मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि दुश्मनी की तो इंतहा हो गई है। दुश्मनी जो होती है वो दुश्मनी भी होती है, लेकिन इंतहा जो होती है वो भी पाकिस्तान में है, जो कि शहबाज शरीफ जो है PTI से ले रहे हैं। और वो ये नहीं जानते हैं, वो शेख रशीद कह रहे हैं कि दुश्मनों का भी जो है जमाना बदल जाएगा, तब क्या होगा उसके लिए वो तैयार नहीं है सोचने के लिए। वो एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं कि कल को हम सत्ते में आ जाए, हम कल सत्ते में आ जाएंगे तो हम आपका क्या करेंगे ये आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको जो कर रहे हैं उसकी इंतहा हो गई। और फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमारे घर पर रेड हुआ, मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो मतलब सऊदी अरेबिया में नमाज पढ़ रहा था, वहां पे मुझे जो है मेरे घर में मेरे घर वालों को परेशान कर रहे थे और मेरे इनको ये कर रहे थे, लेकिन मैं मतलब उसके साथ मैं खड़ा रहूंगा और हकीकी जमहूरियत जो है वो उसको मैं बहाल करूंगा, और जब इमरान खान फिर कुर्सी पर आ जाएंगे तब फिर मैं आजाद हूं, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। तो ये भी मैं बात आपको, क्योंकि शेख रशीद जो है वो एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं और अपने स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं, वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जो है वो देते रहते हैं जिससे वो खबरों में बने रहते हैं। और उनका कहना है कि अभी तो मैं ट्वीट कर रहा हूं और इसी ट्वीट से जब मेरी ट्वीट बंद हो जाएगी तो आप ये समझ जाएगा कि मुझे अरेस्ट करके उन्होंने बंद कर दिया, तो अभी तक तो मैं बाहर घूम रहा हूँ या मैं बाहर हूँ। तो ये चीजें जो है वो अभी पाकिस्तान में चल रही है। अब एक और किस्सा जो मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, वो हमारे जो चैट ग्रुप हैं उसमें वो बात चलती रहती है। तो जो 9 मई का जो हिंसा हुई थी पाकिस्तान में, और जिसके बारे में सारा बवाल खड़ा हो गया कि मतलब इमरान खान के सपोर्टर ने ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ तोड़ दिया, वहां आग लगा दिया, हेडक्वार्टर में घुस गए और कहाँ वो मतलब उन्होंने आगजनी की और क्या क्या किया, कानून को अपने हाथ में ले लिया, ये सारी चीजें हैं। तो अभी पाकिस्तान में जो PTI के सपोर्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो रक्स बिस्मिल था। अब रक्स बिस्मिल हम अपने सामाइन को बता दें कि रक्स बिस्मिल होता क्या है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि रक्स बिस्मिल क्या है। तो रक्स बिस्मिल जो है एक कैफियत होती है, ये खानकाहों में होती है। जो सूफी इकराम होते थे और जो सूफी लोग होते हैं वो रात के 12 बजे के बाद जब वो नमाज पढ़ते हैं और जब वो प्रेयर में जाते हैं और जब वो मतलब उनकी एक अल्लाह से और उनके रब से उनकी जब एक कनेक्शन होती है, तो जब वो सजदे में जाते हैं, सुजूद के हालत में जाते हैं, तो उनकी बॉडी जो है उनसे फना हो जाती है और फिर वो रक्स करने लगते हैं मस्जिद में या किसी मजार पे या जहां पे उनकी बॉडी जो है रक्स करने लगती है, हालांकि वो नमाज की हालत में है, वो नमाज अदा कर रहे हैं। तो अब ये जो सपोर्टर हैं ये अपने आप को यही कह रहे हैं कि हमने तो कोई तोड़फाड़ ही नहीं किया, हम तो रक्स बिस्मिल कर रहे थे। अब हमसे उस स्टेज में क्या गुनाह हो गया, क्या हमने मतलब वो कर दिया, तो हमें खुद नहीं मालूम है। हम तो रक्स बिस्मिल यानी वो अब फरार करना चाह रहे हैं कि वो उनसे ये जान करके नहीं हुआ, ये तो अल्लाह ने करा दिया। ये देखिए सियासत में बड़े अजीब अजीब पहलू आते हैं। मैं आपको एक बता दूं अपने दर्शकों को कि अभी इमरान खान ने एक और बयान दिया था 1-2 दिन पहले, जिसमें कहा था कि जितना हमारी पार्टी के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी उतने हमारे वोटर बढ़ेंगे। और शाह महमूद कुरैशी के बेटे का भी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इमरान खान से अलग नहीं हो सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक नजरिए का नाम है, उससे कभी अलग नहीं हो सकते। ये सब गलत अफवाह उड़ाई जा रही है कि
इमरान खान के अलग करके, उन्हें भूल करके कोई पार्टी चलेगी। तो इस किस्म की बहुत सी चीजें आ रही हैं और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सैयद अली मुश्तबा साहब पूरे हफ्ते खबरों पर खास तौर पर नजर रखते हैं और उसके बाद हमारे साथ बैठते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट्स में जरूर बताइए आप अपनी राय। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।